426 फिल्म समीक्षा रेटिंग में बदलाव। पेइकियान ने इंटरनेट पर खोज करते समय महसूस किया कि कई फिल्म समीक्षकों ने टुमारो इज ब्यूटीफुल की समीक्षा पहले ही लिख दी थी। ये स्वाभाविक था, हाल ही में अच्छी फिल्में ज्यादा रिलीज नहीं हुई थीं और ये फिल्म समीक्षक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें इतनी उच्च रेटिंग वाली फिल्म देखनी ही थी। पेइकियान ने टुमारो इज ब्यूटीफुल कीवर्ड डाला और एक एक करके शीर्षकों को स्कैन किया। टुमारो इज ब्यूटीफुल के पीछे का तिहरा अर्थ एक नज़र में ही इसे हटा दिया गया। उपभोक्तावाद हमें क्या देगा, ये भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। निराशावादियों की नज़र में प्रौद्योगिकी का काला पक्ष फिर भी नहीं। पेइकियान ने एक के बाद एक कई फिल्म समीक्षाएं पढ़ीं और उन्हें सीधे शीर्षक से ही हटा दिया। तिहरा अर्थ, प्रौद्योगिकी का काला पक्ष और उपभोक्तावाद जैसे शब्दों से पता चलता था कि उन्होंने काफी सोच विचार के बाद समीक्षाएं लिखी थीं। ये लोग बिना पैसे दिए ही फिल्म का बहुत अधिक विश्लेषण कर रहे थे। तुम फिल्म समीक्षकों के दिमाग में क्या चल रहा है? गहरा अर्थ और निराशावाद फिर से। क्या आप सब इस फिल्म के सही अर्थ, इसकी विषाक्तता का विश्लेषण नहीं कर सकते? पेइकियान अवाक रह गया और सही समीक्षा खोजने के लिए अथक प्रयास करता रहा। वह ऐसी खराब समीक्षा ढूंढ रहा था जिस पर ढेरों लाइक और प्रतिक्रियाएं हों। प्रतिक्रियाओं से दर्शकों को ये स्पष्ट हो जाता कि समीक्षाएं तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं और फर्जी समीक्षकों द्वारा लिखी गई हैं। लगातार 2-3 पन्ने पलटने के बाद भी उसे कोई उपयोगी टिप्पणी नहीं मिली। पेइकियान केवल रेटिंग्स को छान सकता था, उन्हें कम से ज्यादा क्रम में लगा रहा था और 1 स्टार रेटिंग से शुरू कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, अब ये काफी सामान्य लग रहा था। कल्पनाहीन असफल रचनाएं, कोई तर्क नहीं, खामियों से भरी, युवाओं के देखने के लिए उपयुक्त, 10 मिनट बाद असहनीय, लूजियाओ की वजह से 1 स्टार रेटिंग। पेइकियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, यही होना चाहिए। कितना दुख की बात है कि ऐसी समीक्षाएं बहुत कम हैं। समीक्षाएं भी बहुत कम हैं। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई हठपूर्वक उन्हें दबा रहा हो। अन्य आलोचकों से प्रतिस्पर्धा करने की किसी में कोई इच्छा नहीं थी। पेइकियान ने यूं ही एक नज़र डाली और पाया कि वे उसकी अपेक्षाओं पर भी खरे नहीं उतरे। 1 तारा रेटिंग देने वाले समीक्षक मूलतः बहुत ही व्यक्तिपरक थे। वे बहुत ही एकतरफा थे और उन्होंने ऐसी रेटिंग इसलिए दी क्योंकि उन्हें उसमें कुछ ऐसा दिखा जो उनके स्वाद के अनुरूप नहीं था। स्वाभाविक रूप से सामग्री पूर्वाग्रह से भरी हुई थी। ऐसे फिल्म समीक्षक मूलतः अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, लेकिन अन्य दर्शकों में भावनाओं को जगाना बहुत मुश्किल था। वे बेहद निम्न स्तर के थे, उनसे काम नहीं चलेगा। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि ऐसे लोग असभ्य हैं। रिश्वत मिलने पर भी वे विवाद पैदा करने वाली कोई फिल्म समीक्षा नहीं लिख सकते थे। शायद दर्शकों को पता भी नहीं चलता कि समीक्षक ने अपनी रेटिंग बदल दी है। पेइकियान ने कुछ देर सोचा और 3 सितारा समीक्षाओं में से कुछ खोजने का फैसला किया। आखिरकार कुछ उपयुक्त समीक्षाएं मिल गईं। झूठी गहराई, लगता है सबको ये कहने में शर्म आ रही है कि यह अच्छी नहीं है। तो चलो मैं ही वह बच्चा बनूं जो सम्राट के नए कपड़े उतारता है। बहुत सारी खामियां हैं, 2 घटिया किरदारों को दिखाकर जबरदस्ती त्रासदी गढ़ी गई है। इन टिप्पणियों के शीर्षक पढ़ते ही पेइकियान के मन में बस एक ही भावना थी, वे मुझे समझ गए। इसके अलावा इन टिप्पणियों के नीचे कई विवादास्पद आवाजें थीं। सैकड़ों लाइक और डिसलाइक थे। जाहिर है, इन समीक्षाओं के लेखकों की प्रतिष्ठा अच्छी थी और उन्होंने जो लिखा वह विवादास्पद था। बुरा नहीं है, ये अच्छे पौधे हैं। मैं पहले इनमें से एक चुनूंगी और अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरा चुन लूंगी। पेइकियान ने पहली फिल्म समीक्षा खोली, वह बच्चा जिसने सम्राट के नए कपड़े उजागर किए। वीबो पर समीक्षाओं में फिल्म को भगवान जैसी महानता दी गई थी। मैंने इसे पहले तो एक गंभीर तीर्थयात्री की मानसिकता से देखा, लेकिन मुझे बहुत निराशा हुई। इस फिल्म को देखने के बाद मेरे मन में बस एक ही विचार आया, लेखक को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कर रहा है। तकनीक इतनी उन्नत है, फिर भी वे निम्न वर्ग के लोगों को राहत भोजन दे रहे हैं जबकि वे विज्ञापनों को भी नहीं रोक सकते। वे अलग अलग वर्गों के लोगों के बाहर जाने के समय को भी नियंत्रित करते हैं। ये बहुत ही अनुचित है। कई तरह के विज्ञापन भी थे। फिल्म में विज्ञापन होना ठीक है, लेकिन दर्शकों को नायक के साथ विज्ञापन देखने की क्या जरूरत है? पागलपन है। क्या ये कहानी सिर्फ एक धोखेबाज पति की घिसी पिटी कहानी नहीं है? अगर यह किसी उपन्यास में होता तो लेखक की खूब आलोचना होती। फिल्म बनने पर इसे इतना गहरा अर्थ क्यों दिया गया? क्या आप सब पागल हो गए हैं? पेइकियान ने आलोचनाओं पर सिर हिलाया। बेशक, पेइकियान इस समीक्षक से सहमत नहीं थे। उन्हें बस लगा कि उन्हें सही व्यक्ति मिल गया है। जाहिर है, यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी ही दुनिया में जी रहा था। संक्षेप में, वह ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि ये दुनिया मेरे कहे अनुसार ही चले, अन्यथा कुछ गड़बड़ है। इसे आमतौर पर जीवित अभियान के नाम से जाना जाता था। इस फिल्म की पृष्ठभूमि ये थी कि उन्नत तकनीक से दुनिया के सबसे निचले तबके के लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा। फिल्म इसी पृष्ठभूमि के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका तर्क था कि यह पृष्ठभूमि ही अतार्किक थी, इसलिए पूरी फिल्म अटपटी थी। बुरा नहीं है,
किरदार दमदार है, मुझे पसंद आया। अगर यह व्यक्ति फिल्म की तारीफ में इस तरह से शेखी बघारे तो बहुत विवाद होगा। लेखक का यूजरनेम बहुत ही सामान्य था, ये जस्ट कियान था। उनकी निजी होम पेज पर केवल संपर्क जानकारी थी, इसलिए पेई कियान उनसे आसानी से संपर्क कर सकते थे। नमस्कार, मैं टुमारो इज ब्यूटीफुल का प्रायोजक हूं। आशा है कि आप फिल्म की समीक्षा को 3 स्टार से 5 स्टार में बदल देंगे और समीक्षा दोबारा लिखेंगे। बेशक, हम आपको 1000 युआन देंगे। समय कम था और काम जरूरी था। पेई कियान ज्यादा विनम्र नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने सीधे मुद्दे पर बात की। जस्ट कियान ने तुरंत जवाब दिया, मैं समीक्षा बदल सकता हूं, लेकिन 1000 युआन के बदले रेटिंग नहीं। यह जवाब पढ़कर पेई कियान खुश हो गया। वाह, यह आदमी तो वाकई उसूलों का काबिल है। लेकिन पेई कियान को उसे समीक्षा बदलवानी ही थी। अगर वह समीक्षा नहीं बदलता तो दूसरे दर्शकों की नाराजगी और विवाद कैसे हो सकता था। इसलिए पेई कियान ने सीधे सीधे कहा, 2000 युआन। जस्ट कियान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। मैं अपनी समीक्षा लिखने के लिए स्वतंत्र हूं, आप ज्यादा दखल नहीं दे सकते। अपनी ही समीक्षा? भला ये कैसे मुमकिन होगा? अगर यह फिल्म इतनी अटपटी न होती तो बाकी दर्शकों को इससे घृणा कैसे होती? अगर आपकी समीक्षाएं 5 सितारा समीक्षाओं के सागर में तुरंत डूब जाएं तो क्या मेरे पैसे बर्बाद नहीं हो जाएंगे? सिस्टम के पैसे को बेकार में खर्च करना अच्छा विचार लग रहा था, फिर भी इससे पेई कियान का मकसद पूरा नहीं होगा। पेई कियान ने इन खोखले शब्दों को सिरे से खारिज कर दिया। 3000 युआन, ठीक है, कृपया बताइए कि क्या बदलना है, जस्ट कियान ने जवाब दिया। पेई कियान हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे ये फिल्म समीक्षक अपने सिद्धांतों पर अडिग है। 2 बार कीमत बढ़ाने के बाद भी उसने अपना विचार बदल दिया। पेई कियान ने उसके शब्दों पर ध्यान से विचार किया। इसकी 1000 शब्दों में प्रशंसा कीजिए। आपको एक ऐसा पहलू भी खोजना होगा जिसकी किसी और ने प्रशंसा न की हो। जितना पेचीदा और सूक्ष्म होगा उतना ही बेहतर होगा। जस्ट कियान फिर हिचकिचाया। फिल्मों की समीक्षाएं तो पहले से ही बहुत हो चुकी हैं। ऐसा कोई दृष्टिकोण खोजना मुश्किल है जिस पर पहले किसी ने बात न की हो। अगर मुझे कोई मिल भी जाए तो वह बहुत ही जबरदस्ती वाला लगेगा जिससे लोगों में घृणा उत्पन्न होगी। जबरदस्ती, घृणा उत्पन्न, बिल्कुल सही, यही तो मैं चाहता हूँ। नौजवान, तुमने मेरा इरादा बहुत सटीक ढंग से समझ लिया। जस्ट कियान की बातें पेई कियान को चुभ गईं। हालांकि पेई कियान भी अपनी बात स्पष्ट नहीं कर सका, वह केवल जवाब दे सका, कोई बात नहीं। जस्ट कियान ने कहा, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि यह मायने रखता है। यह अनुरोध मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पेई कियान ने कहा। 4000 युआन। जस्ट कियान ने कहा, मेरा मतलब वो नहीं है, ये पैसे की बात नहीं है, बस मुश्किल है। पेई कियान ने कहा, 5000 युआन। जस्ट कियान ने कहा, मैं अभी सिनेमा जा रहा हूँ, मैं आज रात ही ड्राफ्ट जमा कर दूंगा। जस्ट कियान को मनाने में कामयाब होने के बावजूद पेई कियान बेचैन महसूस कर रहा था। वह एक अकेले सिपाही की तरह लग रहा था। उसे कुछ नकली समीक्षकों को अपने साथ काम करने के लिए राजी करना था। पेई कियान ने इसके लिए नकली समीक्षकों को खरीदने की तैयारी में शाओहू रिव्यूज को ढूंढा। असली नकली समीक्षकों के बिना लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस फिल्म ने वाकई नकली समीक्षाएं खरीदी हैं? भाई, मेरे लिए कुछ नकली समीक्षक ढूंढो। इंटरनेट पर ऐसे लोगों को खोजो जिन्होंने टुमारो इज ब्यूटीफुल की अच्छी समीक्षा की हो और जिनका नजरिया थोड़ा हटके हो। उनकी लोकप्रियता बढ़ाओ। पेई कियान सीधे तौर पर यह नहीं कह सका कि वह अटपटी तारीफें ढूंढ रहा है, इसलिए उसने शब्दों को बदलकर अटपटे नजरिए पर जोर दिया। अटपटे नजरिए वाली किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा मतलब निकाला जाता है। ये लगभग अटपटी तारीफ के समान था। थोड़ी देर बाद हु शियाओ ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। पेई कियान कीमत पर चर्चा करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से एक और संदेश आया। हम इतने लंबे समय से साथ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना रिश्तेदार मानता हूँ। मैं तुम्हें एक जानकारी देता हूँ। ऐसा लगता है कि उन नकली समीक्षकों को तुम्हारी फिल्म को बदनाम करने का काम सौंपा गया था। अगर तुम कुछ पैसे खर्च करने को तैयार हो तो मैं इस मामले को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। पेई कियान एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर खुशी से झूम उठा। ऐसी अच्छी चीज भी हो सकती है? कौन? पेई कियान ने तुरंत पूछा। हु शियाओ ने कहा, माफ कीजिए, मैं ये जानकारी नहीं दे सकता। ये हमारे व्यापार के नियम हैं। कितना अफसोस की बात है। वह इस नेक इंसान का नाम दोबारा नहीं जान पाया, लेकिन शायद ये किसी और फिल्म के प्रायोजक हों। अभी रिलीज हो रही फिल्में आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। टुमारो इज ब्यूटीफुल की मौजूदा लोकप्रियता और प्रतिष्ठा अच्छी थी, इसलिए कल का शेड्यूल आज से ज्यादा व्यस्त हो सकता था। इससे जाहिर तौर पर दूसरी फिल्मों के शेड्यूल पर दबाव पड़ता। उस घरेलू रोमांस ड्रामा और आईपी फिल्म के पास टुमारो इज ब्यूटीफुल को बदनाम करने का भरपूर कारण होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दयालु व्यक्ति कौन था, वह बस इस कृतज्ञता को अपने दिल में संजो कर रखेगा। इसके लिए पैसे खर्च करने की बात, क्या पेई कियान पागल था? कोई जरूरत नहीं, वे इसे जितना चाहे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं।
आप इसे आगे बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हु शियाओ, ठीक है, अच्छा है कि आपको इतना भरोसा है। अगर आपको लगे कि आप इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे बताएं। मैं तब भी स्थिति को पलट सकता हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्थिति को पलट सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। अगर वे इसे ब्लैकलिस्ट कर दे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अगर संभव होता तो पेई कियान अपनी फिल्म की आलोचना करने के लिए फर्जी समीक्षकों को नियुक्त करने में भी संकोच नहीं करता। अब कोई उसके लिए ये कर रहा है, कितना दयालु हृदय है। पेई कियान ने हु शियाओ को निर्देश दिए कि वह अपने नकली समीक्षकों से उन फिल्म समीक्षाओं की जमकर तारीफ करने को कहे जिनमें पेचीदा दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि लोगों को ये लगे कि इस फिल्म को पसंद करने वाले सभी लोग हद से ज्यादा कट्टर हैं और उन्होंने फिल्म की अति व्याख्या की है। बेवकूफों का ये समूह ये धारणा बनाएगा कि वे बचकाने कट्टर प्रशंसक हैं। उसके प्रतिद्वंद्वी भी फिल्म को बदनाम करने के लिए कई नकली समीक्षकों को भेज रहे थे। वे सभी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे। क्या इससे उसे आधे प्रयास में दोगुना परिणाम नहीं मिलेगा? पेई कियान ने स्पष्टीकरण देने के बाद अपना फिश कैचिंग टेक आउट खत्म किया। उसने उसे अपने दरवाजे के बाहर रख दिया और फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने 2 दिनों के लिए गायब होने और ऑफिस न जाने का फैसला किया। अगर वह ऑफिस जाता तो कई लोग उसे बधाई देते। इसके बारे में सोचकर ही उसे निराशा हुई। घर पर अकेले शांति और सुकून का आनंद लेना कहीं बेहतर होगा। अध्याय 427 बॉस पेई, क्या हमें शेयर बेचना जारी रखना चाहिए? ऑटो टेक्नोलॉजीज में चांग यू चैन से नहीं बैठ पा रहा था। वह दफ्तर में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। मैं अभी भी बॉस पेई से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। हुआंग सिबो से भी कोई खबर नहीं मिली है। छोड़ो, अब फैसला लेते हैं। बहुत सोचने के बाद चांग यू ने फैसला किया कि अब और देरी नहीं की जा सकती। उसने तुरंत सबको बैठक के लिए बुलाया। हालात बदल गए हैं। कल रात आधी रात को टुमारो इज ब्यूटीफुल का प्रीमियर हुआ और इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसने हमारी शुरुआती उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर लिया। हम अपनी योजना के दूसरे चरण को सक्रिय कर सकते हैं। छोटे जियान, सबको समझाओ। उसके बगल में बैठे युवक ने मेज पर बैठे सभी लोगों को छपे हुए प्रस्ताव दिए। फिर वह प्रोजेक्टर स्क्रीन के सामने गया और चुनी हुई योजना को समझाना शुरू किया। हमने अपने मोबाइल फोन के बाहरी हिस्से के लिए अलग अलग डिजाइन तैयार किए हैं। सब जानते हैं कि बॉस पेई ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि लोगो बड़ा और आकर्षक होना चाहिए, इसलिए हमने अलग अलग लोगो डिजाइन किए और उन्हें मोबाइल फोन के बाहरी कवर के रंग से मिलाया। हमने पहले एक सरल लोगो चुना था, लेकिन अब जब टुमारो इज ब्यूटीफुल रिलीज हो चुकी है तो हमारी योजनाएं उसी के अनुसार बदलेंगी। उस समय टुमारो इज ब्यूटीफुल की प्रोडक्शन टीम ने हमसे लोगों के विज्ञापन की योजनाएं पूछी। इतना ही नहीं, वे विज्ञापन फिल्म में भी दिखाए गए थे। उदाहरण के लिए इसे ही ले लीजिए। लिटिल जियांग ने एक बटन दबाया और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक विज्ञापन चलने लगा। एक ड्रोन टेक आउट लेने आया, लेकिन मंजिल बहुत दूर थी। इसलिए टेक आउट बिजनेस के मालिक ने ड्रोन को चार्ज करने के लिए अपना फोन निकाला। उसके बाद ड्रोन ने उड़ान भरी और रेगिस्तान व समुद्र से होते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में उसे रेत के तूफान, आंधी और कई अन्य भीषण मौसमों का सामना करना पड़ा। डिलीवरी करने के बाद जब वह लौटा तब भी उसकी बैटरी 30% बची थी। सेल फोन पर लगा लोगो उन लोगों में से एक था जिसे ऑटो टेक्नोलॉजीज ने इस्तेमाल न करने का फैसला किया था। ये सबसे भविष्यवादी दिखने वाला लोगो था, ऑटो अक्षरों से बना लोगो जो गणित के अनंत चिन्ह जैसा दिखता था और सबसे आधुनिक लगता था। लिटिल जियांग ने कहा, हमने शुरू में इस लोगो को नहीं चुना था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हमें लगा कि यह बहुत दिखावटी होगा। हमें डर था कि हमारा नया सेल फोन ब्रांड ऐसे लोगों के साथ मेल नहीं खाएगा। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस मोबाइल फोन का विज्ञापन और इसका बाहरी डिजाइन दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही आने वाले समय में फिल्म और भी लोकप्रिय हो जाएगी। अगर हम इसी तरह के बाहरी डिजाइन वाला मोबाइल फोन लॉन्च करें तो हम फिल्म के प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे। इसके अलावा हम इन मोबाइल फोनों का उत्पादन भी ज्यादा नहीं करेंगे। प्रशंसकों के लिए इसे संग्रहणीय वस्तु बनाना एक अच्छा विचार हो सकता है। लिटिल जियांग के बोलते ही सभी इस विचार पर चर्चा करने लगे। मुझे तो शुरू से ही ये लोगो सबसे अच्छा लगा। फिल्म में मोबाइल फोन का विज्ञापन काफी अच्छा लग रहा था। सिनेमाघरों में फिल्म बंद होने के बाद भी हम विज्ञापनों को वीडियो वेबसाइटों पर अपलोड कर सकते हैं या टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखा सकते हैं। इससे हमारे काफी पैसे बचेंगे। इसका मतलब है कि हमें अपने मोबाइल फोनों को इसी तरह का बनाना होगा। मैं भी यही सोचता हूँ। ऐसे अच्छे विज्ञापन का फायदा न उठाना बेकार होगा। अरे बॉस चांग, बॉस पेई क्या सोचते हैं? सभी ने चांग यू की ओर देखा। चांग यू हिचकिचाया, अभी बॉस पेई से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि वह इस दौरान बहुत व्यस्त रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सभी ने उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। मुझे नहीं लगता कि बॉस पेई इस विचार को अस्वीकार करेंगे। मैंने सुना है कि बॉस पेई ने ही फिल्म की पटकथा लिखी थी।
बॉस पेई ने ही फिल्म में विज्ञापन की जगह न बेचने का फैसला किया था। क्या बॉस पेई ने शुरू से ही ऐसा करने के बारे में सोचा था? ये बात समझ में आती है। सभी इस बात से सहमत थे कि विज्ञापन का उपयोग करना उचित होगा क्योंकि इसकी शूटिंग पहले ही हो चुकी थी और दर्शकों ने इसे खूब सराहा था। चांग यू ने तुरंत फैसला किया, ठीक है, चूंकि ऐसा है तो हम इस लोगो और इस बाहरी डिजाइन का उपयोग कर सकते हैं। इस लोगो के आधार पर जल्द से जल्द एक नई योजना बनाएं और फिर इसे निर्माताओं को सौंप दें। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स में हे देशेंग ने असमंजस भरे भाव से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखी। बॉस पेई ने अभी तक मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया है। क्या मुझे उन्हें फोन करना चाहिए? बॉस पेई अभी व्यस्त तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि ऐसा करना थोड़ा असभ्य होगा। इस दौरान टॉप स्टूडेंट कम क्विक की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। हे देशेंग ने न केवल अपने शुरुआती निवेश से प्रचार प्रसार किया था, बल्कि अन्य निवेशक भी टॉप स्टूडेंट कम क्विक के विपणन के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे थे। इसका कारण सीधा सा था, एप्लीकेशन जितनी लोकप्रिय होती, जुडे एजुकेशन उतना ही अधिक खर्च करती। हाल ही में हे देशेंग बॉस पेई के निर्देशों का पालन करते हुए टॉप स्टूडेंट कम क्विक में अपने शेयर धीरे धीरे बेच रहे थे। पिछले सप्ताह से ही हे देशेंग टॉप स्टूडेंट कम क्विक की कई शेयरधारक बैठकों में भाग ले चुके थे। हे देशेंग टॉप स्टूडेंट कम क्विक की उद्यमशीलता टीम के प्रमुख सदस्य और ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के प्रभारी थे। वे बॉस पेई की ओर से केवल शेयरों का प्रबंधन कर रहे थे। आखिरकार बॉस पेई बहुत व्यस्त थे। उनके लिए हर बार शेयर बेचने पर बैठकों में भाग लेना और छोटी छोटी बातों में उलझना संभव नहीं था। उन शेयरधारक बैठकों के दौरान हे देशेंग का काम बहुत सरल था, उन्हें जुडे एजुकेशन के प्रतिनिधि के साथ शेयर लेनदेन पर चर्चा करनी थी। अन्य शेयरधारक भी अपने शेयर बेचने लगे थे। जुडे एजुकेशन द्वारा टॉप स्टूडेंट कम क्विक के लिए स्थापित कंपनी के पास समय बीतने के साथ साथ शेयरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक निवेशक जिसने शुरुआत में इस परियोजना में 3 मिलियन युआन का निवेश किया था, उसने अपने सभी शेयर एक ही बार में 8 मिलियन युआन में बेच दिए। ये तो 100% से भी अधिक लाभ था। इस समय टॉप स्टूडेंट कम क्विक का अनुमानित मूल्य लगभग 40 मिलियन युआन था। जैसे ही अन्य निवेशकों ने अपने शेयर बेचे, जुडे एजुकेशन ने स्वाभाविक रूप से कम कीमत के लिए मोलभाव करने की कोशिश की। फिर भी उन सभी निवेशकों को अच्छा खासा लाभ हुआ। हे देशेंग समझ गया था कि जुडे एजुकेशन को उन चालाक, पुराने धूर्त लोगों के समूह ने धोखा दिया है। बेशक वह ये नहीं कह सकता था कि उन्हें धोखा दिया गया है। आखिर जुडे एजुकेशन को वह एप्लीकेशन चाहिए ही था। एक समृद्ध शैक्षणिक संस्था होने के नाते जुडे एजुकेशन हमेशा से एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता था जिससे उसका प्रभाव बढ़े। इसलिए एप्लीकेशन हासिल करना उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत करने जैसा था। बॉस ली और अन्य निवेशक पैसा कमाना चाहते थे और जुडे एजुकेशन अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत करना चाहता था। दोनों पक्ष अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे और हे देशेंग को शिकायत करने की कोई वजह नहीं थी। बेशक हे देशेंग निवेशकों का नाम भी उजागर नहीं करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि शुरू से ही सभी लोग इस प्रोजेक्ट से अपना पैसा निकालना चाहते थे। अब बॉस ली और बाकी लोगों ने पहले ही अपना निकलने का रास्ता तय कर लिया था। स्वाभाविक रूप से हे देशेंग भी उन्हीं का अनुसरण करेगा। उसे किसी और चीज में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रोजेक्ट पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए जुडे एजुकेशन सभी शेयर हासिल करना चाहती थी। विशेष रूप से वह हे देशेंग के पास मौजूद शेयर हासिल करना चाहती थी। तभी हे देशेंग को समझ आया कि बॉस पेई शेयरों को थोड़ा थोड़ा करके बेचने पर इतना जोर क्यों दे रहे थे। जाहिर है वह अधिकतम लाभ कमाना चाहते थे। जैसे जैसे टॉप स्टूडेंट कम क्विक की लोकप्रियता बढ़ती गई और जुडे एजुकेशन की शेयरधारिता बढ़ती गई, शेयरों के अंतिम हिस्से की कीमत भी बढ़ती चली गई। कुछ लेन देन के बाद हे देशेंग के पास अब उतने शेयर बचे थे जितने बॉस पेई ने उन्हें रखने के लिए कहा था, लगभग 20%। कंपनी पर अधिक नियंत्रण पाने और 67% शेयरधारिता तक पहुंचने के लिए जुडे एजुकेशन ने हे देशेंग द्वारा बेचे गए शेयरों के अंतिम हिस्से के लिए खुशी खुशी एक बड़ी रकम चुकाई। परियोजना का अनुमानित मूल्य अब 40 मिलियन युआन था, इसलिए हे देशेंग ने अपने शेयर लगभग 15 मिलियन युआन में बेचे। 2 मिलियन युआन के शुरुआती निवेश को घटाने के बाद उन्होंने अकेले इस परियोजना से 10 मिलियन युआन से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया। इतना ही नहीं, कंपनी में उनके पास अभी भी 20% शेयर थे। अब हे देशेंग दुविधा में थे कि क्या उन्हें अंतिम 20% शेयर बेचने चाहिए। वे उन शेयरों को बेचकर एक और बड़ी रकम कमा सकते थे। बेशक हे देशेंग ने कोई भी फैसला लेने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पेई कियान ने उसे आखिरी 20% शेयर अपने पास रखने के लिए कहा था। फिर भी शेयर अपने पास रखने से हे देशेंग को ऐसा लग रहा था मानो वह इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह मुनाफा नहीं कमा पाया हो। ये लगभग बॉस पेई के शुरुआती इरादों के खिलाफ जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो हे देशेंग का काम अधूरा सा लग रहा था।
काफी देर सोचने के बाद हे देशेंग ने बॉस पेई को फोन करने का फैसला किया। पेई कियान बिस्तर पर बेसुध पड़ा था जब उसका फोन बजा। अरे हे देशेंग, पेई कियान ने झट से फोन उठाया। हेलो, क्या बात है? दूसरी तरफ हे देशेंग दंग रह गया। उसने बॉस पेई से इतनी जल्दी फोन उठाने या बिल्कुल भी व्यस्त न होने की उम्मीद नहीं की थी। ओह बॉस पेई, मैंने आपकी बात मानकर सारे शेयर बेच दिए हैं, बस 20% को छोड़कर। क्या मुझे बाकी शेयर भी बेचने चाहिए? अगर मैं ऐसा करता हूं तो शायद हमें 4-5 मिलियन युआन और मिल जाएं। पेई कियान, उस समय उसे हे देशेंग की बात समझ में नहीं आ रही थी। उसने सारे शेयर इतनी जल्दी बेच दिए। अगर वह आखिरी 20% भी बेच दे तो उसे 4-5 मिलियन युआन और मिल सकते हैं। मुझे याद है कि पहले मेरे पास लगभग 60% शेयर थे। मैंने दूसरे निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए शेयर बेचकर कितना कमाया? पेई कियान ने झट से पूछा। प्रोजेक्ट का मौजूदा अनुमानित मूल्य क्या है? हे देशेंग ने ईमानदारी से जवाब दिया, लगभग 40 मिलियन युआन बॉस पेई। पेई कियान, ये सही नहीं है, कहानी ऐसे नहीं चलनी चाहिए थी। पेई कियान असमंजस में था। मैं लगातार अपने शेयर बेचता जा रहा था। तर्कसंगत रूप से लोगों को सोचना चाहिए था कि मैं भाग रहा हूं। अन्य निवेशकों को भी ऐसा ही करना चाहिए था और सभी का भरोसा टूट जाना चाहिए था। परियोजना का अनुमानित मूल्य तेजी से गिरना चाहिए था और कोई भी मेरे शेयरों को खरीदना नहीं चाहेगा। फिर भी इतने सारे शेयर बेचने के बाद भी परियोजना का अनुमानित मूल्य बढ़ता ही जा रहा है। पेई कियान की याददाश्त के अनुसार परियोजना का अनुमानित मूल्य पहले 25 मिलियन युआन था। वह चुप हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। हे देशेंग ने भी उससे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे लगा कि बॉस पेई किसी और गहरी निवेश समस्या या भविष्य की रणनीति के बारे में सोच रहे हैं। आधे मिनट बाद पेई कियान ने पूछा, बॉस ली के शेयरों का क्या हुआ? हे देशेंग ने जवाब दिया, उन्होंने भी वही किया जो हमने किया, उन्होंने अपने सारे शेयर जुडे एजुकेशन को बेच दिए। जुडे एजुकेशन ने शेयरों के लिए बहुत बड़ी रकम चुकाई। फिलहाल उनके पास 67% का नियंत्रणकारी हिस्सा है। जाहिर है इसी वजह से जुडे एजुकेशन अब हमारे बचे हुए 20% शेयर नहीं खरीदना चाहती, जिन्हें हम बड़ी मुश्किल से हासिल करना चाहते हैं। वे उन्हें पहले वाली कीमत पर नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें बेच दें तो हमें 4-5 मिलियन युआन का मुनाफा हो सकता है। पेई कियान का दिमाग सवालों से भर गया। आखिर ये जुडे एजुकेशन क्या है? मैंने पहले दूसरे निवेशकों के बारे में बात करते समय ये नाम कभी नहीं सुना था। पेई कियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे अचानक समझ आया। धिक्कार है, मैंने इतना प्रचार कर दिया कि एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक बाहरी व्यक्ति मैदान में आ गया है। इस जुडे एजुकेशन ने आवेदन देखा होगा और कारोबार हथियाने आ गया है। यह अच्छा ही हुआ कि निवेशक अपने शेयर बेच रहे थे, कंपनी ने सारे शेयर खरीद लिए। पेई कियान को एक बुरा एहसास हुआ। उसने पूछने की कोशिश की, तो हमने अपने शेयर बेचकर कितना कमाया? हे देशेंग ने जवाब दिया, लगभग 15-6 मिलियन युआन। मुझे सटीक आंकड़ा जांचना होगा। कृपया रुकिए, चक्कर आने जैसा महसूस करते हुए पेई कियान ने कहा, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया। ये स्थिति तो हाथ से ही निकल गई। मैंने पहले कहा था कि मुझे सिर्फ 2 मिलियन युआन का नुकसान होगा। अब तमाम हेराफेरी के बाद मैंने 13 मिलियन युआन कमा लिए। आखिर सबने क्या कर दिया? पेई कियान ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। गला साफ करते हुए उन्होंने कहा, अगर मेरा मतलब है मैं ये सारे शेयर वापस खरीदना चाहूं तो कितना खर्च आएगा? हे देशेंग हंस पड़ा। बॉस पेई, आप तो बड़े मजाकिया हैं। ये कीमत का मामला नहीं है। जुडे एजुकेशन इस प्रोजेक्ट पर पूरा नियंत्रण चाहती थी और उन्हें वह मिल गया है। वे अपने शेयर दोबारा क्यों बेचेंगे? पेई कियान, तो फिर कुछ नहीं है। बॉस पेई के फोन रखने की आशंका को भांपते हुए हे देशेंग ने झट से पूछा, तो क्या हमें आखिरी 20% शेयर बेच देने चाहिए बॉस पेई? पेई कियान ने जवाब दिया, नहीं। धड़ाम से पेई कियान ने फोन काट दिया। हे देशेंग उलझन में अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखने लगा। लगता है बॉस पेई के पास उन शेयरों के लिए कोई और योजना है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉस पेई नाखुश हैं। अध्याय 428 एक वेबसाइट बेहद स्थिर थी। जस्ट कियान बहुत कुशल था। उसने रात के खाने से पहले अपनी नई फिल्म की समीक्षा प्रकाशित कर दी। ठीक है, सम्राट के नए वस्त्र वाकई अच्छे थे। यह एक लंबी समीक्षा थी जिसमें फिल्म को 3 सितारे दिए गए थे। हालांकि फिल्म को दूसरी बार देखने के बाद मैंने अपनी रेटिंग बदलने का फैसला किया। पहले मुझे लगता था कि फिल्म सिर्फ भावुक बकवास है। मुझे लगता था कि सबसे बड़ी समस्या फिल्म में दिखाए गए विज्ञापन थे। दर्शकों को मुख्य कलाकारों के साथ विज्ञापन देखने के लिए मजबूर करना बिल्कुल घृणित है। हालांकि फिल्म को दूसरी बार देखने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वे विज्ञापन बहुत ही सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध थे और उनमें से प्रत्येक का एक गहरा अर्थ था। सबसे पहले वे विज्ञापन किसी भी मौजूदा ब्रांड से जुड़े नहीं थे।
फिल्म ने किसी अन्य कंपनी के साथ प्रायोजित साझेदारी नहीं की थी। इससे दर्शकों का अनुभव बरकरार रहता है। प्रायोजकों के लिए कुछ भी करने वाली फिल्मों की तुलना में ये वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। इसके अलावा हर विज्ञापन को बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया था। न केवल उनकी फिल्मिंग बेहतरीन थी, बल्कि विज्ञापनों में विविधता भी थी। कुछ हास्यप्रद थे तो कुछ उत्तर आधुनिक। एक तरफ दर्शक भविष्य की दुनिया में खो जाते थे, दूसरी तरफ विज्ञापन अपने आप में बहुत रोचक थे। इसके अतिरिक्त विज्ञापनों ने पूरी कहानी को आपस में जोड़ने का काम किया। एक सरल उदाहरण, झांग जुटिंग द्वारा अभिनीत जज को फिल्म की शुरुआत में टेलीविजन पर दिखाए गए एक विज्ञापन में पहले ही दिखाया जा चुका था। अंत में दिखाई देने वाली महिला होस्ट को भी एक विज्ञापन में दिखाया गया था। अगर आप फिल्म दोबारा देखेंगे तो आपको ये बात पता चल जाएगी। अंततः ये विज्ञापन समाज की तीखी आलोचना करते हैं। जब नायक बियर पीता था तो विज्ञापन तले हुए चिकन और रेड वाइन के होते थे। जब नायक के पैसे डूब जाते थे तो विज्ञापन पैसे उधार देने वाली सेवाओं के होते थे। जब नायक पर्याप्त पैसे बचा लेता था तो विज्ञापन वित्तीय साधनों के होते थे। ये स्पष्ट रूप से बड़े डेटा और निजता के उल्लंघन की आलोचना है। मुझे लगा था कि ये विज्ञापन सिर्फ विज्ञापन है, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं गलत था। इस फिल्म के विज्ञापनों ने मुझे घृणा नहीं दिलाई, बल्कि उन्होंने फिल्म को और भी अर्थपूर्ण बना दिया। ये शानदार है। इससे पहले मुझे लगा था कि फिल्म जबरदस्ती खुद को साइंस फिक्शन के रूप में पेश कर रही है क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड ही अच्छा था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिल्म भविष्य और तकनीक के स्वरूप की झलक से भरी हुई है। स्थानीय विज्ञान कथा फिल्मों ने अब तक गलत राह पकड़ी है। सभी प्रभावशाली और भव्य बनने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन टुमारो इज ब्यूटीफुल ने एक नया रास्ता दिखाया है और एक आम इंसान के नजरिए पर ध्यान केंद्रित करके सभी को एक बेहतर विकल्प दिया है। जाहिर है, यह एक अच्छी दिशा है। कुल मिलाकर मैंने पहले फिल्म को पूरी तरह से गलत समझा था। अब मैं इसे निस्संदेह 5 सितारे देता हूँ। मुझे फिल्म को पहले गलत समझने का बहुत अफसोस है। मैं फिल्म को इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि मैं संकीर्ण सोच वाला और सीधा साधा था। आखिरी पैराग्राफ पछतावे की भावपूर्ण अभिव्यक्तियों से भरा हुआ था। सभी पंक्तियों का एक ही अंतर्निहित अर्थ प्रतीत होता था। जो भी फिल्म की बुराई करता है वह एक अज्ञानी देहाती है। जाहिर है, वह सिर्फ शब्दों की संख्या पूरी करने की कोशिश कर रहा था। पेइकियान ने उसे 1000 शब्द लिखने को कहा था, लेकिन उसके पास केवल 300 शब्दों की सामग्री थी। इसलिए उसके पास खाली जगह भरने के लिए खुद को दोहराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह धोखेबाज लग रहा था, पेइकियान को कोई परवाह नहीं थी। जस्टकियान ने अपना काम बखूबी किया था। पेइकियान ने उससे फिल्म की तारीफ करने के लिए कहा था, वो भी चालाकी से। जस्टकियान ने ठीक वैसा ही किया। उसने फिल्म में दिखाए गए विज्ञापनों की तारीफ की। पेइकियान ने फिल्म में विज्ञापन सिर्फ समय बिताने और उसे लंबा खींचने के लिए डाले थे। तभी वो सिनेमा की न्यूनतम आवश्यकता पूरी कर पा रहा था। फिर भी जस्टकियान ने विज्ञापनों को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। उसने विज्ञापनों को फिल्म से भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। अगर उसने फिल्म के गहरे अर्थ या अभिनेताओं के कौशल की तारीफ की होती तो बात ज्यादा तर्कसंगत लगती। दर्शकों को शक भी नहीं होता कि समीक्षक को इसके लिए पैसे दिए गए हैं। फिर भी उसने विज्ञापनों की तारीफ की। उसकी प्रतिक्रिया में इतना बड़ा बदलाव आ गया था। ज्यादातर लोग शायद समझ ही गए होंगे कि वो सिर्फ दिखावे के लिए फिल्म की तारीफ कर रहा है ना? लोगों को समझ आ गया होगा कि उसने पैसे मिलने की वजह से अपनी समीक्षा बदली है ना? बिना एक पल भी सोचे पेइकियान ने आखिरी पैराग्राफ तक स्क्रॉल किया। वो इस समीक्षा पर आने वाली नई टिप्पणियों को देखने के लिए बेताब था। बेशक लोगों को ये पता चलने में कुछ समय लगेगा कि समीक्षक ने अपनी समीक्षा में बदलाव किया है। पेइकियान ने इस पेज पर वापस आने से पहले कुछ समय इंतजार करने का सोचा। इस बीच वह ये देख सकता था कि उसके प्रतिस्पर्धियों के नकली समीक्षक कितने कारगर साबित हुए हैं। इंटरनेट पर कुछ देर खोजबीन करने के बाद पेइकियान भावुक हो गया। उसके प्रतिस्पर्धी काफी अमीर लग रहे थे। उनके नकली समीक्षक हर जगह मौजूद थे। नकली समीक्षकों के मामले में गुणवत्ता महत्वपूर्ण थी, लेकिन संख्या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी। यदि किसी को कई नकली समीक्षक चाहिए होते तो उसे अधिक पैसा खर्च करना पड़ता। यहाँ तक कि खराब समीक्षाएं लिखने और कम रेटिंग देने के लिए विभिन्न प्रकार के खातों को भुगतान करना पड़ता था। ये काफी खर्चे थे। हालांकि पैमाने जितना बड़ा होता पेइकियान उतनी ही खुश होती। ये सच था कि नकली समीक्षाएं अक्सर एक ही तरह की और दोहराव वाली होती थीं। उनमें से अधिकांश में ढीली कहानी, अभिनेता अपने किरदार में फिट नहीं लग रहे थे, भावहीन संवाद, बहुत अधिक विज्ञापन, ईमानदारी की कमी या अन्य अर्थहीन आलोचनाएं होती थीं। फिर भी वे असली टिप्पणियों के रूप में मानी जाती रहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि नकली समीक्षकों का उद्देश्य उन लोगों को प्रभावित करना था जिन्होंने फिल्म पहले नहीं देखी थी। यदि वे फिल्म की अच्छी तरह से आलोचना नहीं करते तो वे दूसरों को इसे न देखने के लिए राजी नहीं कर पाते।
इसके अलावा बड़े पैमाने पर कम रेटिंग देने का अभियान पहले ही शुरू हो चुका था। दोपहर होते होते पेई कियान ने देखा कि फिल्म की रेटिंग 8.8 थी। अब यह 8.6 हो गई थी और गिरने के संकेत दिख रहे थे। पेई कियान ने 1 घंटे तक नकारात्मक टिप्पणियां पढ़ी और तुरंत खुश हो गई। पता नहीं किस भले इंसान ने इन नकली समीक्षकों को काम पर रखा है। इन्होंने तो मुझ पर एहसान कर दिया। लगता है अब जस्ट कियान की संपादित समीक्षा के नीचे की टिप्पणियां पढ़ने का समय आ गया है। पेई कियान ने जस्ट कियान की संपादित समीक्षा के टिप्पणी अनुभाग को खोला और पहले कुछ पन्ने छोड़ दिए जिनमें पुरानी टिप्पणियां थीं। अरे, 1 घंटे में इतनी सारी टिप्पणियां! क्या सबको पता चल गया कि उसे समीक्षा बदलने के लिए पैसे दिए गए थे? क्या वे अभी उसकी खूब आलोचना कर रहे हैं? पेई कियान ने उत्सुकता से नई टिप्पणियां पढ़ी। गलती करने के बाद सुधरने से बेहतर कुछ नहीं। फिल्म की बेवजह आलोचना करने के बाद क्या आपको कभी पछतावा हुआ? मैंने पहले भी कहा था कि यह फिल्म बेवकूफ़ी भरी नहीं है। यह एक उत्कृष्ट रचना है। आपने सब कुछ एक ही बार में निगल लिया और कई बारीकियां नजरअंदाज कर दी। जाहिर है आपको ये फिल्म घटिया लगी। जब आपने इसे दोबारा देखा और उन बारीकियों को समझा तो सब कुछ बदल गया, है ना? विज्ञापनों पर जूम करके देखना वाकई दिलचस्प है। मुझे लगा कि वे बस पृष्ठभूमि का हिस्सा हैं और मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे बस इतना याद है कि मुझे हर विज्ञापन मजेदार लगा था। अब मुझे पता चला कि उनमें कितना गहरा अर्थ छिपा था। शानदार लेखन। मैं भी इसे दोबारा देखना चाहता हूँ। मेरे भी पहले यही विचार थे। आखिरी पैराग्राफ में लेखक ने माफी मांगते हुए काफी ईमानदारी दिखाई। चूंकि आप अपनी गलतियों को इतनी आसानी से स्वीकार कर रहे हैं तो शायद मैं आपका प्रशंसक बन जाऊं। इस समीक्षा ने मुझे सिखाया कि कोई भी सफलता संयोग से नहीं मिलती। हर सफल फिल्म के पीछे कई बारीकी से नियोजित बारीकियां होती हैं। निर्देशक झू शियासे कमाल के हैं। लेखक, क्या मैं इसे साझा कर सकता हूँ? मैं भी इसे साझा करना चाहता हूँ। 5वां पृष्ठ, 6ठा पृष्ठ, आखिरी पृष्ठ। पेई कियान ने उन सभी नए कमेंट्स को पढ़ा और फिर उलझन में अपना सिर खुजलाया। ये क्या हो रहा है? ये साफ तौर पर बेवजह की बात बना रहा है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? क्या आपको जरा भी घिन नहीं आ रही? उसे अपनी समीक्षा बदलने के लिए पैसे दिए गए थे। सच में, मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। क्या किसी को परवाह है? पेई कियान अवाक रह गया। दर्शक अजीब चीजों पर ध्यान दे रहे थे, है ना? वे इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे थे कि लेखक ने अचानक अपनी समीक्षा क्यों बदल दी? वे इसके बजाय फिल्म के विज्ञापनों पर क्यों ध्यान दे रहे थे? क्या इस समीक्षक को प्रतिद्वंद्वियों के नकली समीक्षकों के साथ सहयोग नहीं करना था? सहयोग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पेई कियान ने गोयान खोला और पाया कि टुमारो इज ब्यूटीफुल का फिल्म शेड्यूल जारी हो चुका है। टुमारो इज ब्यूटीफुल का प्रति पीस रेट फिर से बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पेई कियान ने जो कुछ भी किया था उसका कोई असर नहीं हुआ। लगे रहो नकली समीक्षकों, मेरे भाइयों। तुम अकेले ही लड़ रहे हो, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी कारण से पेई कियान को नकली समीक्षकों पर दया आ रही थी। तर्कसंगत रूप से उसे नकली समीक्षकों से नफरत करनी चाहिए थी क्योंकि वे ऐसे लोग थे जो अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। फिर भी किसी कारण से पेई कियान को लगा कि एक बार जब वे नकली समीक्षक उसके पक्ष में आ गए तो वे ट्रैफिक जाम करने वाले कीड़ों की तरह हो गए। एक एक करके उन्हें उनकी दुखद मौत की ओर भेजा जा रहा था। दूसरी ओर बॉस पेई उस बंधक की तरह थे जो कार से बंधे हुए थे। वह बस उन्हें कार के पहियों से कुचलकर धूल में बदलते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मन ही मन उनके लिए सुखद परलोक की कामना कर रहा था। पेई कियान को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दुखद प्रेम कहानी का मुख्य पात्र हो। 24 फरवरी, गुरुवार, टुमारो इज ब्यूटीफुल की स्क्रीनिंग का तीसरा दिन शेनज़ेन में एक मुलाकात के बाद फिल्म के प्रचार प्रसार के प्रभारी कर्मचारियों को आखिरकार आराम करने का मौका मिला। झू शियासे अपनी सीट पर गिर पड़ा। मैं बहुत थक गया हूँ। बगल में बैठी झांग जुटिंग मुस्कुराए। हम एक फिल्म का प्रचार कर रहे हैं। बस यही बात है। आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। निर्देशक झू हुआंग सिबो भी बुरी तरह थका हुआ था। एक मुट्ठी से अपना पैर पीटते हुए वह फिल्म की समीक्षाएं देखने के लिए इंटरनेट पर सर्च कर रहा था। कुल मिलाकर समीक्षाएं बुरी नहीं हैं। लगता है हमारी फिल्म मशहूर हो गई है। लेकिन नकली समीक्षक जरूर सक्रिय हैं। मैंने लगातार 3 दिन जांच की है, लेकिन फिल्म की रेटिंग लगातार गिर रही है। गोयान एप्लीकेशन पर हमारी रेटिंग अब 8.3 है। कुछ सोचने के बाद झू शियासे ने पूछा, क्या हमें इस बारे में बॉस पेई से बात करनी चाहिए? उन्हें बस शेनहुआ फिल्म के बॉस लिन से एक शब्द कहना है और वह हमारे लिए यह मामला सुलझा देंगे, है ना? हुआंग सिबो ने इस बारे में सोचा और फिर सिर हिलाया। बेशक वह हमारे लिए यह मामला सुलझा सकते हैं, लेकिन हमें बॉस लिन से बहुत ज्यादा मदद नहीं मांगनी चाहिए। हमने विज्ञापन के लिए उन्हें पहले ही काफी परेशान कर दिया है। झू शियासे ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही, यही हमारी समस्या है।
और अगर हमारी रेटिंग 1 पॉइंट से भी कम गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात पर हमें बॉस लिन को परेशान नहीं करना चाहिए। सब चुप हो गए। कमरे में सिर्फ हुआंग सिबो के पैर पटकने की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक उसने अपनी जांघ पर जोर से मुक्का मारा। अरे बाप रे! हुआंग सिबो खुद को गाली देने से रोक नहीं पाया। सब उसकी तरफ मुड़े हैरान थे। क्या बात है, जल्दी से इसे देखो। हुआंग सिबो ने उन्हें अपना मोबाइल फोन थमा दिया। उन्होंने हुआंग सिबो के मोबाइल फोन में देखा और एक वायरल पोस्ट देखी। उसका शीर्षक था टुमारो इज ब्यूटीफुल की रोजाना की ऑनलाइन रेटिंग रिकॉर्ड करना, ये देखने के लिए कि नकली समीक्षक कितने सनकी हैं, नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। पोस्ट का विषय बहुत सरल था। टुमारो इज ब्यूटीफुल की विभिन्न वेबसाइटों पर रोजाना की रेटिंग के स्क्रीनशॉट लिए गए थे। उदाहरण के लिए, गोयान ऐप पर फिल्म की रेटिंग पहले 8.8 थी, लेकिन बाद में घटकर 8.3 हो गई। जाहिर है, फर्जी समीक्षक खूब प्रचार कर रहे थे। अन्य वेबसाइटों पर भी यही हाल था। फिल्म की रेटिंग अलग अलग गति से गिर रही थी। हालांकि एक वेबसाइट अपवाद थी। TPDB पर टुमारो इज ब्यूटीफुल की रेटिंग 9.1 के आसपास बनी रही। ये बेहद स्थिर थी। अध्याय 429, वह गर्व जिसे केवल तेंगा का एक कर्मचारी ही जानता था। इस पोस्ट को फॉलो कर रहे नेटिजन्स ने भी इस घटना पर ध्यान दिया। TPDB अन्य वेबसाइटों की तरह नहीं बदला था, इसलिए ये रात में जुगनू की तरह स्पष्ट रूप से अलग दिख रहा था। अजीब बात है, इस साइट की रेटिंग में कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? क्या नकली समीक्षकों ने इस साइट को इसलिए नहीं देखा क्योंकि यह बहुत छोटी है? असंभव। नकली समीक्षकों को इस बात की परवाह नहीं होती कि वे किसके साथ काम करते हैं। इससे कहीं छोटी कई वेबसाइटें भी उनके बुरे हाथों से नहीं बच पाईं। वे इसे कैसे छोड़ सकते हैं? इसके अलावा इस वेबसाइट पर काफी सारे उपयोगकर्ता हैं। अगर आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना है तो आपको अज्ञानी ही समझा जाएगा। ठीक है, ये कौन सी वेबसाइट है? टेंगा प्रोजेक्ट डेटाबेस, जिसमें टेंगा ग्रुप के हर प्रोजेक्ट की रेटिंग और मूल्यांकन शामिल हैं। इसमें हर गेम और हर फिजिकल स्टोर शामिल है। टेंगा की अपनी वेबसाइट। तो रेटिंग शायद लॉक हैं, इसीलिए कोई नकली समीक्षक इसे नहीं बदल सकता। बिल्कुल नहीं। अगर आप इस वेबसाइट पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि रेटिंग बदलती रहती हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट कम रेटिंग से शुरू होते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसके अलावा रेटिंग को मूल रूप से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ कहा जा सकता है। हाँ, ये फिल्म देखने लायक है। 9 अंक। ये पोस्ट मूल रूप से फर्जी समीक्षकों द्वारा किए गए दुखद हमलों को दर्ज करने के उद्देश्य से लिखी गई थी। हालांकि पाठकों की संख्या और चर्चा बढ़ने के साथ ही इस ट्रेड का उद्देश्य बदलने लगा। सवाल ये बन गया कि TPDB वेबसाइट की रेटिंग फर्जी समीक्षकों से प्रभावित क्यों नहीं होती। इस पर अलग अलग राय थीं, लेकिन किसी ने भी सही अनुमान नहीं लगाया। TPDB की रेटिंग शुरू से ही गुप्त रखी गई थी और उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। अंतिम रेटिंग की गणना विभिन्न पक्षों की रेटिंग को अलग अलग भार देकर की गई थी, जिनमें तेंगा वरिष्ठ आंतरिक मूल्यांकन, सामान्य कर्मचारी व्यापक मूल्यांकन, आधिकारिक मीडिया व्यापक मूल्यांकन, उपभोक्ता मूल्यांकन और नेटिजन मूल्यांकन शामिल थे। इस रेटिंग प्रणाली को सबसे सटीक नहीं कहा जा सकता। आखिरकार मूल्यांकन व्यक्तिपरक होता है। हालांकि ये फर्जी समीक्षकों और दुर्भावनापूर्ण समीक्षाओं के प्रभाव से बच सकता है। इसकी अंतिम रेटिंग प्रत्येक कृति के लिए उचित रेटिंग के सबसे करीब थी। इस पोस्ट को पढ़ने वाले सभी लोगों को ये रोचक लगेगा। हुआंग सिबो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये लोग आधा साल सोचने के बाद भी रेटिंग सिस्टम के बारे में अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। जू शियासे ने अपनी ठुड्डी सहलाए। लेकिन क्या दर्शक इस वेबसाइट की निष्पक्षता पर सवाल उठाएंगे? आखिर यह हमारी अपनी वेबसाइट है। हम ही खिलाड़ी और रेफरी हैं। इससे अफवाहें तो जरूर फैलेंगी। हुआंग सिबो के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। दर्शक जरूर होंगे, ओह नहीं, ऐसे लोग होंगे जो इस वेबसाइट की निष्पक्षता पर संदेह करेंगे। यह अपरिहार्य है। विरोध करने वाले हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। लेकिन क्या यह महत्वपूर्ण है? हमें इन बातों को समझाने की भी जरूरत नहीं है। वेबसाइट की विश्वसनीयता रातों रात स्थापित नहीं हो सकती। ये तभी स्थापित होगी जब लंबे समय तक नेटिजन्स की नजरों में पर्याप्त परियोजनाएं दिखाई देंगी और ज्यादातर लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। TPDB वेबसाइट तेंगा का आंतरिक मूल्यांकन तंत्र है। ये सीधे तौर पर प्रत्येक विभाग के बोनस वितरण को निर्धारित करती है। बॉस पे की निगरानी में कौन कोई चालबाजी करने की हिम्मत करेगा? कोई भी व्यक्ति बिना किसी इच्छा के दृढ़ और मजबूत खड़ा रह सकता है। ये साइट हमेशा निष्पक्ष और न्यायसंगत रहेगी जब तक कि इसमें कोई इच्छाशक्ति न हो और इसे रिश्वत न दी जा सके। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉस पे के रहते ये साइट देर सवेर उद्योग का मानक बन जाएगी। इसके अलावा टुमारो इज ब्यूटीफुल की बदौलत TPDB वेबसाइट अब आम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की नजर में आ चुकी है। यह एक शानदार शुरुआत है। देर सवेर इस वेबसाइट की रेटिंग सबसे विश्वसनीय रेटिंग प्लेटफॉर्म बन जाएगी और विभिन्न उद्योगों का मानक बन जाएगी।
जू शियासे ने इस पर विचार किया। तो फिर अगर दूसरी फिल्म समीक्षा वेबसाइटें भी इसी तरह की व्यवस्था अपना लें तो क्या होगा? हुआंग सिबो मुस्कुराए और स्पष्ट गर्व के साथ बोले, मुझे लगता है कि इसकी संभावना कम है क्योंकि इसमें कई स्वार्थ जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि दूसरी वेबसाइटों के मालिक बॉस पेई की तरह अपने निजी हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर पाएंगे। बेशक अगर दूसरी फिल्म समीक्षा वेबसाइटों ने भी ऐसी ही व्यवस्था अपना ली होती जिससे फर्जी समीक्षकों का काम रुक जाता तो तेंगदा ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया होता। मुझे यकीन है कि ऐसा होने पर बॉस पेई भी बहुत खुश होंगे। वैसे भी दूसरी वेबसाइटों पर फिल्म की समीक्षा चाहे जैसी भी हो, टीपीडीबी वेबसाइट पर उसका मूल्यांकन हमेशा निष्पक्ष ही होगा। यही बात तेंगदा की दूसरी परियोजनाओं पर भी लागू होती है। चाहे दुनिया भर में उन पर कितना भी हमला हो या उन्हें बदनाम किया जाए, टीपीडीबी हमेशा एक सुरक्षित ठिकाना रहेगा। यहाँ परियोजनाओं को उनका उचित और निष्पक्ष मूल्यांकन मिलेगा। बॉस पेई मानो सभी कर्मचारियों से कह रहे थे, कोई बात नहीं, मैं आप सबकी मेहनत देख सकता हूँ, मैं किसी की भी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरा मानना है कि बॉस पेई ने इस वेबसाइट को बनाते समय यही मूल उद्देश्य रखा होगा। हुआंग सिबो के चेहरे पर एक खास तरह का गर्व झलक रहा था जिसे केवल तेंगा के कर्मचारी ही समझ सकते थे। अच्छू, कौन मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहा है फिर से? पेई कियान ने अपनी नाक रगड़ी और गंभीरता से वेब पेज स्कैन करना जारी रखा। उसने ध्यान नहीं दिया कि टीपीडीबी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच लोकप्रियता हासिल करने लगा है क्योंकि वह किसी और महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दे रहा था। फिल्म टुमारो इज ब्यूटीफुल के विज्ञापनों की अतिशयोक्ति की गई थी। शुरुआत में कई दर्शकों ने विज्ञापनों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उन्हें केवल फिल्म के लिए अर्थहीन पृष्ठभूमि माना। ऐसा इसलिए था क्योंकि विज्ञापनों में दिखाए गए सभी ब्रांड मौलिक थे और किसी भी मौजूदा विज्ञापन से मेल नहीं खाते थे। लोगो कई विभागों से लिए गए थे जो बाजार में मौजूद लोगों से अलग थे। इसलिए पहली नजर में किसी को भी उनमें कुछ गलत नहीं लगा। हालांकि फिल्म का गहराई से अध्ययन करने पर अधिक लोगों को लगा कि फिल्म के विज्ञापनों के कुछ अन्य अर्थ हैं। कुछ लोगों ने सभी विज्ञापनों का स्पष्ट रूप से अध्ययन करने के लिए फिल्म को 2 या 3 बार देखा। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि इन विज्ञापनों के लोगो तेंगदा के मौजूदा उद्योगों के लोगों से बहुत मिलते जुलते थे जब उन्होंने तेंगदा की परियोजनाओं से उनकी तुलना की। वेबसाइट, उदाहरण के लिए, फिल्म में एक खास उपन्यास वेबसाइट के विज्ञापन स्पष्ट रूप से जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के लोगों से बनाए गए थे। फिल्म में एक वर्चुअल रियलिटी एंटरटेनमेंट रूम का लोगो भी फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे से काफी मिलता जुलता था। पहली नजर में शायद पहचान न पाए, लेकिन जितना ध्यान से देखेंगे उतना ही जाना पहचाना लगने लगेगा। इसी वजह से दर्शकों में इन ब्रांडों के प्रति गहरी दिलचस्पी पैदा हुई। कुछ लोग फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे गए, कुछ ने ROF सिस्टम यूनिट ऑर्डर किए, कुछ लोग वेब उपन्यास पढ़ने के लिए जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क पर गए। जिस एक चीज ने पेई कियान को सबसे ज्यादा निराश किया वह थी लीचेंग में स्थित फिश कैचिंग कॉम्प्लेक्स। पेई कियान वहां एक बार तब गए थे जब वह खुला था। उन्होंने सोचा था कि फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 2.0 में ज्यादा से ज्यादा 60 से 70% लोग ही आएंगे, लेकिन वह पहले ही दिन पूरी तरह से भरा हुआ था। तो फिर वहां क्या हाल होगा? कल्पना कीजिए कि आप लीचेंग के निवासी हैं, एक दिन सिनेमा देखने आए। उन्होंने यूं ही कमेंट्स देखे। टुमारो इज ब्यूटीफुल से संबंधित पोस्ट खोजते हुए उन्हें फिल्म के विज्ञापनों में मूल ब्रांडों का गहन विश्लेषण शीर्षक वाली एक पोस्ट मिली। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि पोस्ट में लिखी गई सभी इंडस्ट्रीज, जिनमें फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे, फिश कैचिंग टेकआउट, ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, अपविंड लॉजिस्टिक्स आदि शामिल थी, सभी उनके आसपास या बिल्कुल उनके घर के दरवाजे पर थीं। उनके पास 3 विकल्प थे। पहला, वे वहां जाकर देख सकते थे। वे कुछ खरीद भी सकते थे और यादगार के तौर पर एक तस्वीर भी खींच सकते थे। दूसरा विकल्प था अपनी जिज्ञासा पर काबू रखना और घर जाकर सो जाना। ये समझना बहुत आसान था कि ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे। पेई कियान ने फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के प्रभारी शियाओ पेंग से इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें डर था कि उनका कमजोर दिल जवाब सहन नहीं कर पाएगा। उन्हें पता था कि यह सोचकर ही बुरा होगा। पेई कियान ने वेब पेज बंद किया और उदास होकर खिड़की से बाहर देखने लगे। छोड़ो, बेहतर होगा कि इस समय का उपयोग ये सोचने में किया जाए कि वह अपने कर्मचारियों को और क्या लाभ दे सकते हैं। अध्याय 430 लुजियाओ का साक्षात्कार, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से सहायता। सिस्टम के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत के बाद पेई कियान ने अंततः 2 दिशाओं पर निर्णय लिया, आवास और स्वास्थ्य। वास्तव में तेंगा के पास इन दोनों परियोजनाओं के लिए पहले से ही संबंधित लाभ थे। घर किराए पर लेने के लिए सब्सिडी और सदस्यता तथा कुछ निजी प्रशिक्षण सत्रों के लिए प्रतिपूर्ति भी थी। मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की राशि अब बॉस पेई की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ लग रही थी। पेई कियान को अब केवल एक ही बात का एहसास हो रहा था, उन्होंने अथाह धन तो कमा लिया था, लेकिन खर्च करने में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही थी। बेशक सभी कर्मचारियों के लिए इस परेशानी को मिलकर साझा करना एक अच्छा विचार लग रहा था, लेकिन इस तरह की बोझ साझाकरण की भी एक सीमा थी।
पेइकियान अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक विशाल इमारत खरीदना चाहते थे। जाहिर है, ये सिस्टम के माध्यम से संभव नहीं था, इसलिए पेइकियान को पहले केवल आवास सब्सिडी से ही काम चलाना पड़ा था। जैसे जैसे तेंगा कॉर्पोरेशन बड़ा होता गया और अधिक धन अर्जित करता गया, कर्मचारी कल्याण पर सिस्टम के प्रतिबंध धीरे धीरे शिथिल होते गए। वह अब भी हर कर्मचारी को अच्छा आवास नहीं दे पा रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरे तरीके अपना सकता है। पेइकियान ने महसूस किया कि सिस्टम में पैसे खर्च करने के तरीकों पर अलग अलग पाबंदियां थीं। दान सबसे सख्त था और हर चक्र में इसकी एक सीमित सीमा थी। कंपनी के लाभ थोड़े ढीले थे। कंपनी के विस्तार के साथ साथ सभी कर्मचारियों को कवर करने के लिए मानक बढ़ते जाएंगे। भुगतान और भी ढीला था, हालांकि इसके लिए एक उचित कारण ढूंढना पड़ता था और यह नौकरी की जरूरतों से जुड़ा हुआ प्रतीत होना चाहिए था। निवेश सबसे आसान था। निवेश निधि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण पाबंदी ये थी कि मुनाफे के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ी जाए ताकि परियोजना सैद्धांतिक रूप से मुनाफा कमा सके। कुछ बहुत ही खास परिस्थितियों में सिस्टम सीमित मुनाफे की संभावना होने पर भी निवेश की अनुमति देता था। ये तभी अनुमत था जब वे उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, हुआंग सिबो द्वारा पहले फिल्माई गई डॉक्यूमेंट्री और घाटे में चल रही अपविंड लॉजिस्टिक्स। इसलिए कल्याणकारी योजनाओं या आवास लाभों की प्रतिपूर्ति के मामले में कई प्रतिबंध थे। अधिकतम सीमा तक 4 या 2 लोगों के रहने लायक कमरा ही मिलता था। मानक बहुत ऊंचे थे। हालांकि अगर कोई अपनी सोच बदलता और निवेश का तरीका अपनाता तो व्यवस्था की आवश्यकताएं काफी हद तक शिथिल हो जाती। उदाहरण के लिए, अगर पेइकियान इस पैसे का इस्तेमाल किसी अपार्टमेंट परियोजना में निवेश करने, उसका नवीनीकरण करने और फिर उसे किराए पर देने के लिए करती। अगर वह कुछ कमरों को स्टाफ के लिए छात्रावास के रूप में इस्तेमाल करता तो सिस्टम इस बारे में ज्यादा सख्त नहीं होता। ये बिल्कुल मछली पकड़ने वाले टेक आउट की तरह था, जो थोड़ा ज्यादा झंझट भरा था। उसे पहले टेक आउट करना पड़ता, फिर टेक आउट से अपने कर्मचारियों को काम के दौरान खाना दिलवाना पड़ता और फिर कंपनी से उसका पैसा वापस लेना पड़ता। अगर वह अपार्टमेंट किराए पर न दे पाता तो और भी अच्छा होता। बॉस पे कुछ पैसे भी कमा सकते थे। जहां तक आवास और जिम चुनने की बात है, तो इसका कारण ये था कि दोनों परियोजनाओं का भौतिक अस्तित्व था, जिसके लिए मरम्मत और किराए का खर्च लगता था। रखरखाव और संचालन का खर्च बहुत ज्यादा था। इससे नुकसान होने की संभावना भी बढ़ सकती थी। इसके अलावा पेइकियान आसानी से अपना निवास स्थान बदल भी सकता था। उसका वर्तमान निवास स्थान ठीक ठाक था, लेकिन वह सिर्फ एक साधारण 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था। पेइकियान एक सन्यासी के रूप में अपने निवास स्थान को बड़ा और बेहतर बनाना चाहता था। ऐसा लगता था कि वह एक हवेली खरीदने के लिए पर्याप्त नुकसान उठाने के अपने सपने को पूरा करने से बहुत दूर था। इसके अलावा पेइकियान को लगा कि उसे अपने पैसों से घर खरीदने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह उसमें हमेशा के लिए रह सकता है तो घर उसका हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर वह कंपनी का हो तो क्या हुआ। कुछ सोचने के बाद पेइकियान ने अपार्टमेंट और जिम नाम के 2 प्रोजेक्ट्स को सेटलमेंट की प्लानिंग में शामिल कर लिया। ये इस सेटलमेंट के लिए बिल्कुल भी समय पर नहीं थे। एक तरफ सेटलमेंट में सिर्फ 1 महीना बचा था। इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में बहुत देर हो चुकी थी। थरिला हॉस्टल इस सेटलमेंट में पूरा नहीं हो पाएगा। अगर वह ऐसे और प्रोजेक्ट्स जोड़ता है जो पूरे नहीं हो सकते तो सेटलमेंट पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ फिल्म का पेमेंट भी जल्दी नहीं मिल रहा था। आमतौर पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तय होने से पहले फिल्में 1 महीने तक रिलीज होती हैं। फिर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को थिएटर दर थिएटर तय किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में तेज सेटलमेंट और कलेक्शन करने वाली कंपनियां भी थीं। ये बैंक फैक्टरिंग बिजनेस की तरह थीं। वे बॉक्स ऑफिस के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन करेंगे और हैंडलिंग शुल्क के रूप में एक निश्चित प्रतिशत वसूलेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये कई शॉपिंग वेबसाइटों के फास्ट रिफंड जैसा ही था। हालांकि फिर भी वह ये पैसा अगले चक्र में ही प्राप्त कर पाएगा। ये वास्तव में पेइकियान के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि इस चक्र में उसे इतना भारी दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। 1 महीने से भी कम समय में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हालांकि अगले चक्र में दबाव बहुत ज्यादा होगा। इसलिए पेइकियान ने फिल्म से कमाए अचानक मिले धन को अपार्टमेंट और जिम परियोजनाओं पर खर्च करने की योजना बनाई। फिल्म के प्रभाव से ज्यादा कमाई करने वाले अन्य उद्योगों की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि वह नियमित खर्चों के अलावा केवल थरिला हॉस्टल परियोजना पर ही पैसा खर्च कर सकता है। उसे अतिरिक्त धन का जितना हो सके उतना उपयोग करना था ताकि थरिला हॉस्टल अगले निपटान चक्र के लिए सुचारू रूप से बनकर तैयार हो सके और खुल सके। पेइकियान ने अपनी छोटी नोटबुक को बिना किसी चिंता के एक तरफ रख दिया। 25 फरवरी शुक्रवार वह चौथा दिन था जब उसने गायब होने का फैसला किया था। पेइकियान ने वेब पेज को रिफ्रेश किया और महसूस किया कि स्थिति हाथ से निकल चुकी है। नकली समीक्षकों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से कम होने लगी थीं।
वे न केवल वांछित प्रभाव प्राप्त करने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने टुमारो इज ब्यूटीफुल को और भी लोकप्रिय बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि नकली समीक्षकों ने स्थिति को अपने पक्ष में न देखकर पीछे हट गए। वे पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। पेईकियान ने गोयान के आवेदन पर एक नज़र डाली। ऐसा लग रहा था कि फिल्मों की शूटिंग का शेड्यूल फिर से बढ़ गया है। कितनी दुखद कहानी है। पेईकियान को अब जो महसूस हो रहा होगा वही उसके प्रतिद्वंद्वियों को भी हो रहा होगा। पेईकियान ने ये सोचकर गोयान ऐप अनइंस्टॉल कर दिया कि अगर वो फिल्म नहीं देखेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। संक्षेप में, जब तक मैं फिल्म नहीं देखूंगा, बॉक्स ऑफिस का कोई अस्तित्व नहीं। पेईकियान पिछले कुछ दिनों से अपने किराए के अपार्टमेंट में बंद था। उसे थोड़ी बोरियत हो रही थी, इसलिए उसने अनजाने में वीबो खोला ताकि कुछ ताज़ा खबरें देख सके और अपने उदास मन को थोड़ा ठीक कर सके। हालांकि वीबो पर केवल 3 ही ट्रेंडिंग थे, #टुमारो इज ब्यूटीफुल, #लू जियाओ, SACTING, #टुमारो इज ब्यूटीफुल रियल ब्रांड्स। एक बार फिर पेईकियान अवाक रह गया। तुम मुझे लगातार परेशान कर रहे हो। कल तो ये दोनों ट्रेंडिंग नहीं थे। उसने #लू जियाओ, SACTING का एक रैंडम थ्रेड खोला और एक इंटरव्यू का ड्राफ्ट देखा। लू जियाओ के साथ साक्षात्कार, अभिनय में सफलता, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की बदौलत। टुमारो इज ब्यूटीफुल 22 फरवरी को रिलीज हुई। विज्ञान कथा पर आधारित ये भविष्यवादी व्यंग्यात्मक कहानी घरेलू विज्ञान कथा फिल्मों के बारे में दर्शकों की रूढ़ियों को तोड़ती है। रिलीज के 4 दिनों के भीतर ही इसने 8 करोड़ युआन का आंकड़ा पार कर लिया और इंटरनेट पर इसकी खूब चर्चा हुई। लू जियाओ ने फिल्म में अपने शानदार अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया है और भविष्य के एक व्यक्ति की विभिन्न भावनाओं को जीवंत रूप से व्यक्त किया है। दिग्गज अभिनेता झांग जुटिंग के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता दर्शकों के लिए और भी मनोरंजक है। रोड शो के दौरान उन्होंने दर्शकों की टिप्पणियां सुनी। अब तक मिली सबसे बड़ी प्रशंसा ये थी कि दर्शक ये बिल्कुल भूल गए कि स्क्रीन पर दिख रहा व्यक्ति लू जियाओ है। फिल्म टुमारो इज ब्यूटीफुल का लू जियाओ का एक पोस्टर भी शामिल था। लू जियाओ की बॉक्स ऑफिस पर बुरी किस्मत हमेशा से चर्चा का विषय रही है। दर्शकों ने इसे तरह तरह के अभिशापों में समेट दिया। ऐसा लगता है कि उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस, चाहे वह किसी प्रसिद्ध निर्देशक द्वारा निर्देशित हो या किसी बड़े प्रोडक्शन की, कभी भी इस दुर्भाग्य से बच नहीं सकता। अगर इस कथन में कुछ हास्यास्पद अर्थ झलकता है तो अंत में दर्शकों की क्या लू जियाओ में अभिनय कौशल है वाली बहस और भी तीखी और कठोर हो जाती है। लू जियाओ को हमेशा अति अभिनय, उनके द्वारा निभाए गए सभी किरदार उन्हीं की तरह थे, किरदार पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता था, जैसी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। हर फिल्म के बाद ये आलोचनाएं उन्हें परेशान करती थीं। हालांकि टुमारो इज ब्यूटीफुल एक बड़ी सफलता थी जिसने लू जियाओ की खराब छवि और बॉक्स ऑफिस पर उनके द्वारा लाई गई बदकिस्मती को पूरी तरह से मिटा दिया। लू जियाओ के बियर पीने वाले दृश्य का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया गया। इस संबंध में लू जियाओ का मानना है कि जीवन के कई पड़ावों पर अभिनेताओं को ऐसे किरदार मिलते हैं जो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हें ऐसे प्रतिष्ठित लोग भी मिलते हैं जो उनके करियर में बहुत मददगार साबित होते हैं। टुमारो इज ब्यूटीफुल की शूटिंग के दौरान दिग्गज अभिनेता झांग जुटिंग के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता से लू जियाओ को बहुत फायदा हुआ। उन्होंने किरदार की मानसिकता को समझना और भूमिका में ढलना भी सीखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेट पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने लू जियाओ के अभिनय में खामियों को सटीक रूप से पहचाना। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि अभिनेताओं को भूमिकाओं को निभाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद को भूमिका में ढल जाने देना चाहिए। लू जियाओ ने कहा कि इस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने न केवल उन्हें अभिनय के क्षेत्र में ज्ञानोदय दिया, बल्कि जीवन नियोजन और जीवन दर्शन के बारे में भी नई समझ प्रदान की। एक आइडल स्टार से एक परिपक्व और सशक्त अभिनेता बनने का सफर आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की है। लू जियाओ अब कहते हैं कि उन्हें जटिल और मानवीय भूमिकाएं पसंद हैं और वे भूमिकाओं की कमजोरियों को गहराई से समझते हैं। उनकी अभिनय शैली भी अतिरंजित से अंतर्मुखी हो गई है। जीवन नियोजन के संदर्भ में लू जियाओ ने कहा कि उन्हें गति धीमी रखनी चाहिए और हर कदम धीरे धीरे उठाना चाहिए। जैसा कि उस प्रतिष्ठित व्यक्ति ने कहा था, सामान्य अभिनय करना सबसे कठिन है, बस जो भी भूमिका हो उसे निभाओ। जीवन दर्शन को अपनाते हुए और अभिनेता के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें अपने अभिनय कौशल को लगातार निखारना चाहिए, न कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनका उनके काम से कोई लेना देना नहीं है। प्रतिष्ठित व्यक्ति के मार्गदर्शन में लू जियाओ ने अंततः अभिनय की अपनी अनूठी शैली खोज ली। उद्धरण चिन्ह